हेलो एवरीवन। मेरे मेरे चैनल द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं ये लक्ष्मीकांत का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, इस वीडियो में मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्राउन रूल तक। क्राउन रूल पढ़ा था, क्राउन रूल यहाँ मतलब क्राउन रूल से पहले जो हमने कंपनी रूल पढ़ा था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक। लास्ट वीडियो में देखो हमने यहाँ तक सीखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या-क्या हुआ था, कि देखो एक क्या-क्या हमने पढ़ा था, एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या-क्या हमने किया था। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया था। लॉ मेकिंग को एक काउंसिल के थ्रू बनाया जाएगा जिसमें 6 मेंबर होते थे। बाद में उसमें 4 इंडियंस भी थे। कहाँ-कहाँ से इंडियंस आए थे, कौन-कौन से प्रोविनेंस से, उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन-कौन से प्रोविनेंस से आए थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अब कौन सँभालता था? अब सँभालते थे जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सँभाल रहे थे। और लॉ मेकिंग का काम कैसे हो रहा था? एक काउंसिल बनाई गई थी, इसमें 6 मेंबर थे। वो 6 मेंबर बाद में 4 इंडियंस प्रोविनेंस से आए थे, डिसेंट्रलाइजेशन करके डिसेंट्रलाइजेशन कर आए गए थे। वो कौन-कौन से 4 प्रोविनेंस से आए थे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल का एंड हो गया था 1858 में। क्यों हो गया था, वो भी आप कमेंट करके बताइए कि 1858 में ही क्यों जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्राउन रूल डायरेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। चलिए, जिसको नहीं पता है मैं रिवाइज़ यहाँ पे कर देता हूँ। सिपाही म्यूटनी हुआ था, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या बताया था। सिपाही म्यूटनी हुआ था, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1858 सो बेसिकली मैंने ऊपर पढ़ाया था कि 1857 था, वहाँ पे हुआ था सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी में क्या हुआ था कि जो कंपनी रूल था वो रूल सही से कर नहीं पा रहा था, तो क्राउन को अब ये लगने लगा कि भाई ये कंपनी वाले से संभलेगा नहीं इंडिया, तो हमको खुद एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पड़ेगा, वहाँ पे रूल को संभालना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो मतलब जो क्वीन थी, वो डायरेक्ट अब इंडिया में रूल करेगी। तभी से स्टार्ट हुआ क्राउन रूल ऑफ 1858 और ये कब तक चला? 1947 तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला जो क्राउन रूल के अंदर आया था उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। अब यहाँ पे इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट का, इससे पहले चार्टर एक्ट ये वो पिट्स एक्ट्स लगते थे। अब तब क्राउन रूल आया ना, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था, बैकग्राउंड को समझते हैं। ये एक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटनी कहते हैं। मैंने बोला था ना, सिपाही म्यूटनी के बाद ही क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। सिपाही म्यूटनी कभी हुआ? 1857 में, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। उसके बाद इसी को सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। इसके बाद पास हुआ था। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1858 में ये एक्ट पास हुआ जिसमें कहा गया एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भाई देखो इंडियन लोग तो यूनाइट हो गए और इन्होंने 1857 में रिवॉल्ट छीन दिया। तो अब गवर्नमेंट वहाँ की क्या करती है, कहती है कि जो 1858 वाला जो हमने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको हम गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट इंडिया के लिए हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये सब एक सिर्फ बोलने की बात थी। देखते हैं इसमें क्या क्या था। मेन एम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करना पड़ा। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल में आ गया, मतलब वहाँ की जो ब्रिटिश क्राउन थी अब वो डायरेक्ट रूल करेगी। इसका मेन फीचर क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। पहला पॉइंट तो यही कहता है जो भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो अब चला जाएगा ब्रिटिश क्राउन के पास। अब वो ब्रिटिश क्राउन ही डायरेक्ट रूल करेगा। इस एक्ट के बाद इंडिया ब्रिटिश क्वीन यानी हर मैजेस्टी के नाम से गवर्न होगा, मतलब जो भी वहाँ की जो ब्रिटिश क्वीन थी उसके नाम पे गवर्न होगा इंडिया में। मतलब अब इंडिया का रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन था। तो गवर्नर जनरल का टाइटल बदल दिया गया, नाउ दे कॉल्ड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ें याद रखो, गवर्नर से पहले बना गवर्नर जनरल, जीजी बना। फिर यही जीजी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, जीजी ऑफ बंगाल बना था। फिर यही जीजी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। अब तब ब्रिटिश क्राउन आया 1858 में, तो ये बोला कि देखो गवर्नर जनरल का खत्म करो कहानी, अब से जो भी कोई बनेगा वो बनेगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब क्या होने लगे, गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल का टाइटल बदल के सिर्फ टाइटल बदल दिया, जिससे गवर्नर जनरल का टाइटल वॉइस रॉय ऑफ इंडिया से कर दिया गया। जो क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था, देखो ये क्राउन था, ये बैठता था इंग्लैंड में। ठीक है, क्राउन इसको भेज दिया किसको, वॉइस रॉय को भेज दिया। अब ये वॉइस रॉय समझ लो इंडिया पे पूरा देखभाल यही करेगा। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, वॉइस रॉय पूरे इंडिया को देखता था।
तो वही यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि ये क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था। लॉर्ड कैनिंग बने फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, नाम याद रखने लेना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजिंग करेगा जो भी हमने पहले बाकी सब पढ़े थे नाम। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ये याद रखना। तो गवर्नर जनरल का कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। गवर्नर जनरल क्या था? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। वाइस रॉय क्या था? ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। समझे ना? ये देखो क्या एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो भी गवर्नर जनरल थे ना, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे बाद में गवर्नर बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ये सब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लेकिन जब वाइस रॉय की बात करते हैं ना, तो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि गवर्नर जो था वो वाइस रॉय को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो गया। देखो पहले कंपनी के अफेयर को दो बॉडीज में हैंडल करती थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर संभालती थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल अफेयर संभालती थी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी? ये कंपनी देखती थी। ये कंपनी देखती थी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, पूरा जो भी था कमर्शियल लेवल पे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये पॉलिटिकल होता था। ये भी ब्रिटिश क्राउन जो जिसको मतलब अपॉइंट करते थे ना, वो सब इस पे रहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी ये समझ लो पॉलिटिकल वाले सिस्टम रहते थे, पॉलिटिकल अफेयर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसी को कहते थे डुअल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को दो लोग मिलकर चलाते हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। ये दोनों बॉडीज अबॉलिश कर दी गई, मतलब अब कोई डुअल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। पूरी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डुअल गवर्नमेंट कब अबॉलिश हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में बोलना। क्यों? पहली बार तब आया था क्राउन का डायरेक्ट रूल, तभी ये बोला कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी अबॉलिश करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया ऑफिस होगा। देखो एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया पोस्ट बनाया गया जो कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके पास इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी था। देखो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास क्या था? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अब इसके हाथ में चला गया। जो तो होता है ना सेक्रेटरी का काम क्या होता है? एडमिन लेवल का होता है ना। सो ऐसे समझो कि जो सेक्रेटरी है, ये पूरा काम जो एडमिन लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का, अब ये पूरा संभालेगा। ये एक नया ऑफिस बनाया गया। तो ऐसे समझो सेक्रेटरी का काम क्या होगा? एडमिन का पूरा कंट्रोल। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का अकाउंटेबल था। सोचो ये देखो, ये पार्लियामेंट है ब्रिटिश का, उसमें से किसी एक मेंबर को चुना गया, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी फॉर स्टेट क्या करेगा? ये इंडिया में आएगा और सारा एडमिन का काम यही संभालेगा। ये इंडिया हो गया और इंडिया में ये सारा एडमिन काम संभालेगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? इसको डायरेक्ट पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होता था। ये जाके पार्लियामेंट में बताता था कि ये चीज़ इंडिया में है और ये चीज़ करना है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ये पोस्ट एक तरीके का इंडिया में सुपर बॉस की तरह था, लंदन में बैठकर कंट्रोल करता था। समझ में आया ना? मैंने बताया ना, फिर से देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया। देखो क्या बताया था, एक मिनट। ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, जो लंदन में बैठता था। देखो ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लंदन में बैठता था। उसमें से एक मेंबर था, उस पार्लियामेंट में एक मेंबर था जो वहाँ के कैबिनेट का मेंबर था। ये देखो ना, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ये समझ लो, मान लो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है और वहाँ पे एक कैबिनेट का मेंबर है। अब ये मेंबर इंडिया में क्या बनेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी बना इंडिया में, ये हो गया इंडिया। अब इंडिया में जो भी काम रहेगा ना, ये डायरेक्ट इधर रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कैबिनेट के पास। तो इसीलिए इसे सुपर बॉस कहा गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद देने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। देखो क्या होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या था? एडमिन लेवल का काम था। तो अब ये तो यहाँ पे देखो कैबिनेट ये था, ये कैबिनेट का एक मेंबर था। कैबिनेट का मेंबर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये क्या काम करता था? ये एडमिन का काम संभालता था। अब एडमिन का इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा उसका एम्पायर था कि अकेले कर नहीं पाता था। तो इसने क्या बोला? 1+15 मेंबर था, मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, उसके साथ 15 मेंबर और लेंगे, जो उसका काउंसिल ये मतलब 16 लोग मिलके एडमिन को संभालेंगे। तो वही 15 लोगों की काउंसिल बनाएगी। ये काउंसिल एडवाइजरी थी, मतलब ये सजेशन देता था। ये 15 लोग इसको सजेशन देते थे कि सर ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इस काउंसिल का चेयरमैन था। समझ में आया? ये देखो ये होता है, एक समझ लो मीटिंग चल रही है, यहाँ पे बैठता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यहाँ पे बैठते थे 15 मेंबर। ये 15 मेंबर इसको सलाह देते थे कि सर ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। ये काउंसिल एक तरीके का इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी टीम थी, लंदन में बेस्ड थी। समझ में आया? मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 15 मेंबर रहते थे, इसको सजेस्ट करते थे, वही यहाँ पे बता रहा है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है ये लीगल स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। देखो लीगल स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द काउंसिल। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इस बॉडी को कॉर्पोरेट बॉडी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, मतलब ये केस फाइल कर सकती थी और उस पर केस भी हो सकता था। दोनों इंडिया और इंग्लैंड में लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले थे।
देखो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है लीगल स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द काउंसिल। इसका मतलब क्या था, ये देखो काउंसिल थी, काउंसिल कितने लोगों की, 5-15 लोगों का मेंबर की बॉडी थी। ये बॉडी को कॉर्पोरेट बॉडी कहा गया, कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया गया। स्टेटस का क्या, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, देखो मतलब ये केस फाइल कर सकती थी और इस पे केस हो भी सकता था। मतलब देखो अगर इसको लगता है कि किसी के अगेंस्ट केस करना है तो ये केस कर सकता था। अगर किसी और को लगता था इस बॉडी के अगेंस्ट केस करना है कि कोई इलीगल काम कर रहा है या एक्ट जो है या उस हिसाब से नहीं है, तो इस पे लोग केस कर सकते थे, ये दूसरे के ऊपर लेके केस कर सकता था। मतलब इंडिया और इंग्लैंड में, ठीक है, यानी लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले थे। इसको लीगल राइट भी था। लीगल राइट का मतलब ये है कि ये कानून वानून सब बना सकता था, लेकिन अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि कुछ ऐसे ऐसे काम मत करो जो इनलीगल हो, या इसके ऊपर यही बता रहे हैं कि ये लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दोनों मिले थे। तो यही पांचों पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए था। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या कहा गया कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया था। इसने इंडिया के इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम में ज़्यादा चेंज नहीं किए। मतलब इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। बस डिफरेंस ये था, अब कंपनी को बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल में ले ली थी। वही है पूरे पॉइंट में 1858 में कहा गया। तो फीचर, इसको समरी टेबल में समझते हैं। देखो फीचर और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ईयर क्या था 1858 में, रीजन क्या था, रिवोल्ट हो गया था 1857 में, तभी 1858 में एक लॉ पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। एक्ट का नाम क्या था, एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी रूल अबॉलिश हो गया। पावर ट्रांसफर किसको हो गया, ब्रिटिश क्राउन को। गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया। फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे, लॉर्ड कनिंग बने थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया क्रिएटेड, जो फुल कंट्रोल करती थी। मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट था, वो बोला था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो इंडिया में क्रिएटेड किया गया। इसके पास फुल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था। ये कितने लोगों का मेंबर हुआ, इसके पास काउंसिल था 15 लोगों का। मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था ये, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। 15 मेंबर को एडवाइजरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लोग थे। और सिस्टम टाइप क्या था, डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फोकस क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने का, ना कि पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एडमिन लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाए, सिर्फ यही इस पे बात किया गया था। कोई पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल का स्टार्ट किया था। लॉर्ड कनिंग पहले गवर्नर जनरल बना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया लंदन में बैठकर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। समझ में आया। अब आगे हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लक्ष्मीकांत का बुक खोल के सिर्फ देखते रहिएगा और मेरा वॉइस सुनते रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसको खोल के आप देखते रहिए बुक में। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 में क्या कहा गया, देखो बैकग्राउंड क्या हुआ कि रिवोल्ट हुआ था 1857 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि सिर्फ रिप्रेशन यानी दबाना, किसी को दबाना बोलते हैं ना, किसी को रिप्रेस कर देना कि इसको दबा के रखो, से इंडिया नहीं संभलेगा। उन्हें इंडियंस को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देना होगा ताकि उनका ट्रस्ट वापस आए। क्योंकि रिवॉल्ट इतना इतना ज़्यादा मतलब उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई थी कि वो एकदम मान चुके थे कि यार ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, ये हमारे भलाई के लिए नहीं आए थे। और सच्चाई भी यही था कि वो भलाई के लिए नहीं आए थे। तो उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने क्या बोला कि अब हम इंडियन को थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब पार्टिसिपेशन का चांस देंगे ताकि वो सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। तो उनको लगेगा हाँ भाई, तो हम लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा था। तो यही उनकी चाल थी। आगे देखते हैं। इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट एक्ट आए, 61, 1861, 1892 और 1909। ये तीनों एक्ट एसोसिएट पॉलिसी पर पार्ट था। यानी अब देखो 1861 में क्या सोचा कि 1861 और 1892 और 1909 ये किस लिए था। ये तीनों अगर एक्ट आएगा तो समझ लेना कि इसमें इंडियन का पार्टिसिपेट करने का चांस दिया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। उनकी वही सोची थी कि इनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे तो ये रिवोल्ट हमारे अगेंस्ट नहीं करेंगे। अमंग देम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का पहला स्टेप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ। जब भी 1861, ठीक है, 1861 और 1892 और 1909 की बात समझ में आया तो एक बात क्लियर होना कि इसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव करने की बात तो की गई है, जिसका जो एसेंस है वही था, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं 1861 में क्या हुआ था। देखो मेन फीचर को समझते हैं। इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। ये एक्ट पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेचर काउंसिल में शामिल करता था। वाइस रॉय को पावर दी गई थी। वाइस रॉय को पावर दिया गया था कि वो कुछ इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट करे। इससे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बिगिनिंग हुआ, ठीक है। इसने इस नॉन ऑफिशियल मेंबर का काम था कि ये सिर्फ सजेस्ट कर सकते थे। ये ग्रुप था वाइस रॉय, ये ग्रुप था जिसमें वाइस रॉय को, ये ग्रुप लोग ना वाइस रॉय को सजेस्ट करते थे कि सर ऐसा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। देखो ये पॉइंट को समझते हैं अच्छे से। देखो क्या हुआ था,
इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल यानी इंक्लूड किया गया। यह एक्ट पहली बार इंडियन को लेजिस्लेचर काउंसिल में शामिल किया करता था। लेजिस्लेचर काउंसिल का काम क्या था? लेजिस्लेचर का काम ये था कि लॉ बनाना, ठीक है। अब ये लॉ बनाने के लिए कुछ इंडियंस को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। वाइस रॉय को पावर दी गई कि वो कुछ इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट करें। नॉन ऑफिशियल के मेंबर का था कि ये सिर्फ नाम के लिए किया गया था, ठीक है। इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बिगिनिंग हुआ था। तो याद रखना कभी हुआ था, 1861 में यहीं से स्टार्ट हुआ था रिप्रेजेंटेटिव का। पहली बार इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉ बनाने में बैठ सके, इसलिए ये आया था 1861 में। तो 62 में क्या हुआ था, लॉर्ड कनिंग यानी वाइस रॉय थे, उन्होंने 3 इंडियन को नॉमिनेट किया। बोला था ये ना, ये वाइस रॉय का काउंसिल था, ये समझ लो वाइस रॉय का काउंसिल था। तो इसमें काउंसिल में ही इंडियंस को इंक्लूड करने की बात कही गई थी 1861 में। अब ये वाइस रॉय के काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। याद रखना नाम, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये तीनों को इस काउंसिल में शामिल कर लिया गया। ये काउंसिल का हेड कौन था? वाइस रॉय था। यानी ये 3 इंडियंस कौन कौन से? राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव को काउंसिल में इंक्लूड कर लिया गया था, जो वाइस रॉय को सजेस्ट करते थे। ये एक सिंबॉलिक स्टार्ट था इंडियन पार्टिसिपेशन का। 1861 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना। सेकंड पॉइंट ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इस एक्ट से पहली बार लेजिस्लेचर पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस दे दिया गया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सेंट्रलाइजेशन पावर कब हुआ था स्टार्ट? कब स्टार्ट किया गया था सेंट्रलाइजेशन पावर? यानी ये बंगाल था, ये बंगाल टॉप पे था, और ये मद्रास था, और ये बॉम्बे था। ये बंगाल के सबऑर्डिनेशन इसके नीचे कर दिया गया था, यानी बंगाल के नीचे बॉम्बे होगा, मद्रास होगा और बॉम्बे होगा। लेकिन अब क्या हुआ था, 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन पावर स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट ने लेजिस्लेचर पावर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस दे दिया गया था। मतलब अब प्रोविंस खुद अपने कुछ लोकल लॉज बना सकते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1773 से लेके 1833 तक पावर सेंट्रलाइज हो गई थी, दिल्ली के पास हो गई थी। 1773 से लेके 1833 तक, डेट याद रखना, 1773 से लेके 1833 तक पावर पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन कभी हो रहा है? 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1861 उस प्रोसेस को रिवाइव कर दिया। अब लोकल कंट्रोल बढ़ने लगा। यही डिसेंट्रलाइजेशन बाद में 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पहुंच गया, जहां प्रोविंस का ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई। मतलब ये जो देखो, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। 1773 से लेकर, और ये देखो 1773 से लेकर 1773 से लेकर और 1833 तक इसमें क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज हो रहा था पूरी पावर को, कि जो भी सेंटर पे बैठेगा दिल्ली में, वही जो लॉ बनाएगा वही बाकी सब पे अप्लाई होगा, ऐसा ऐसा था, ठीक है। लेकिन 1861 में क्या हुआ कि प्रोसेस को रिवाइव कर दिया गया, यानी लोकल जो थी, लोकल लोगों कंट्रोल में। मतलब देखो, अब लोकल लोग थे, जैसे ये क्या हो गया, ये बंगाल हो गया, ये बॉम्बे हो गया, ये मद्रास हो गया, सब अपने अपने लॉज बना सकते हैं। या वही बता रहा है कि अब लोकल लोगों के कंट्रोल में हाथ बढ़ने लगा। यही डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बाद में 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पहुंच गया, जहां प्रोविंस का ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई। प्रोविंस मतलब स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी मिल गई, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में, ठीक है। वही एक पॉइंट में कह रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि न्यू लेजिस्लेचर काउंसिल बनाए गए। देखो, इस एक्ट ने बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब में नए लेजिस्लेचर काउंसिल बनाने का प्रोविज़न दिया। ये काउंसिल बाद में स्टैब्लिशमेंट हुआ बंगाल जैसे 62 में, या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1886 में, पंजाब 1897 में। तो बाद में ये जो प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब स्टेट, जैसे बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ये देखो ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का मतलब ये है कि जो पंजाब साइड, राजस्थान साइड है, उसी को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है। तो वही यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एकदम डिसेंट्रलाइज कर दिया गया कि प्रोविंस यानी स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट में कि कुछ जगह पे स्टेट बनाया गया, जैसे बंगाल को बना दिया गया 1861 में, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को बना दिया गया एक अलग स्टेट, फिर पंजाब को बना दिया गया एक अलग स्टेट। मतलब अब इंडिया के अलग अलग रीजन में लॉ मेकिंग बॉडीज डेवलप होने लगी, यानी अलग अलग रीजन में अपने हिसाब से तुम लॉज बनाओ, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम को लीगल रिकग्निशन दिया गया। देखो, इस एक्ट ने लॉर्ड कनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम यानी 1859 को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया। इस सिस्टम में हर काउंसिल मेंबर को एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए जाते थे, जैसे फाइनेंस, होम, डिफेंस एक्सेट्रा, को अपने डिपार्टमेंट के मैटर का फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता था। देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे आज ये इंडिया हो गया, इंडिया में होम मिनिस्ट्री भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है। तो ऐसे ऐसे इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो, यानी छोटे छोटे पॉकेट में इसको डिवाइड कर देना। ये बड़ा सा इंडिया है, इस बड़े से इंडिया में देखो ये डिफेंस हो गया, ये फाइनेंस हो गया, ये
इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये कुछ तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ये रेलवे हो गया। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम कि डिफेंस से रिलेटेड सिर्फ डिफेंस वाला देखेगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी रहेगा वो फाइनेंस वाला देखेगा, ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री रहेगा, ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री रहेगा, ये रेलवे मिनिस्ट्री रहेगा। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम को। तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किसने किया गया 1861 में, ठीक है। वही यहाँ पे बता रहा है कि सिस्टम में के जो काउंसिल मेंबर थे, काउंसिल मेंबर जो तो ये देखो ये वॉइस रहेगा, काउंसिल मेंबर हुआ करते थे। देखो ये काउंसिल मेंबर जो थे, ये वाइस रॉय के जो काउंसिल मेंबर थे, उनको एक एक पोर्टफोलियो दे दिया गया कि देखो भाई तुम डिफेंस संभालो, तुम ये संभालो, तुम होम मिनिस्ट्री संभालो, तुम ये डिफेंस संभालो। यही इनका काम था। वो अपने डिपार्टमेंट का फाइनल ऑर्डर्स इशू कर सकता था। यही सिस्टम आज के मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री जैसे, जहाँ हर मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट हैंडल करता है, होता है ना मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है। देखो एक्ट ने वाइस रॉय को इमरजेंसी पावर दिए गए कि वो बिना काउंसिल के परमिशन के ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। एक्ट ने वाइस रॉय को इमरजेंसी पावर दिया गया। देखो पहले समझो आज क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? देखो ये इंडिया है, ठीक है, और ये समझ लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गवर्नर एक होगा, ठीक है, गवर्नर। गवर्नर को क्या लगेगा कि देखो भाई ये उत्तर प्रदेश ना अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ये एक लेटर भेजेगा किसको, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट को बोलेगा कि प्रेसिडेंट साहब ये जो उत्तर प्रदेश है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये अपनी मनमानी कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि देख भाई गवर्नर, तू क्या कर, उत्तर प्रदेश में क्या कर, प्रेसिडेंट रूल लगा दे, प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा कौन? प्रेसिडेंट लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाएगा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट तब रूल लग जाएगा ना, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर से कुछ मतलब नहीं। ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट बोले गवर्नर से, तू मेरे बिहाफ में उस उत्तर प्रदेश में रूल कर, जो तू बोलेगा वही फाइनल होगा। इसी को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग गया, जो भी प्रेसिडेंट बोलेगा वही रूल होगा। वैसे ही ये एक ऑर्डिनेंस यहाँ पे बोला ना, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है कि समझ लो कुछ इमरजेंसी आ गई और एक लॉ बनाना है, तो लॉ बनाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो बोला कि ये सब छोड़ो, तुम एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी लॉ बना सकते हो, इसी को कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्परेरी लॉ तुम बना सकते हो किसी रिलेटेड मैटर, मतलब टेम्परेरी रहेगा। इसी को कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। और ये किसके हाथ में चला गया? ये वाइस रॉय का। क्यों? क्योंकि वाइस रॉय ही इंडिया का फाइनल जो अथॉरिटी था वही था ना। उसके बाद वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो सारा चीज़ तो राजा जो बोलते हैं ना, एकदम राजा वाली, एकदम जो अभी के टाइम पे जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही वाइस रॉय था। ये जो चाहे वो कर सकता था, इसीलिए इसके पास इमरजेंसी पावर आ गया था। ये ऑर्डिनेंस 6 मंथ तक ही वैलिड रहता था। मैंने बोला ना ये एक टेम्पररी लॉ था। समझ लीजिए कोई भी लॉ बना दिया, वो लॉ सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। वही मैं बोला ना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर देगा कि भाई देखो इस मैटर पे अभी 6 महीने तक ये लॉ रहेगा। वही यहाँ पे बता रहा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब यही है कि टेम्पररी लॉ, ठीक है। टेम्पररी लॉ कब तक वैलिड रहेगा? 6 महीने तक, बस इतना समझो। समरी टेबल क्या है देखो, 1861 में क्या हुआ, पर्पस क्या था, इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना। जब भी 1861, 3 चीज़ें याद रखना है 1861 में, और क्या था, 1861 था और क्या था, 1861 में था और क्या था बताओ। ये देखो ना यहाँ पे था 1861 था, 1892 था और 1909 था। ये जब 3 चीज़ें आएंगी ना, समझ जाना रिप्रेजेंटेटिव की ही बात कर रही है। तो यहाँ पे वही देखो समरी में ये बता रहा है, पर्पस क्या था, इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना पर्पस था। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो था वाइस रॉय कुड नॉमिनेट इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। 3 लोग थे, राजा ऑफ पटियाला, सॉरी राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर सन दिनकर राव, ये 3 लोग थे। फर्स्ट इंडियन मेंबर को राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुआ लेजिस्लेचर पावर्स को रिटर्न बॉम्बे एंड मद्रास को। क्यों? क्योंकि ये था बंगाल, उसके नीचे बॉम्बे को कर दिया गया था और मद्रास को कर दिया गया था। यहाँ पे बोला गया कि नहीं भाई डिसेंट्रलाइजेशन करो। कब बोला गया? 1861 से स्टार्ट हुआ गया था। न्यू काउंसिल बनाया गया, बंगाल को 62 में, नॉर्थ प्रोविंस को 1886 में, पंजाब को 1897 में। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लाइक द टुडे मिनिस्ट्रीज। बोलते ना पोर्टफोलियो मतलब मिनिस्ट्री को यहीं से रिकॉग्नाइज किया गया था ऑफिशियली। कभी याद रखना डेट 1861। ऑर्डिनेंस मेकिंग था, वाइस रॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस फॉर द 6 मंथ इन इमरजेंसी, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया, क्योंकि इसको सर दिनकर राव, ये देखो राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। प्रोविनेंस को पावर वापस कर दिया गया था 1861, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, प्रोविनेंस को पावर वापस कर दिया गया था। और पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस
पावर इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? जहाँ से ब्रिटिश रूल में इंडियन पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। 2 चीज़ याद रखना, इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन मिला था, ठीक है, इंडियन पार्टिसिपेशन, और दूसरा था कि यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या? 1861, ठीक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये समरी टेबल, इसको आप नोट्स बना लो इस समरी टेबल का, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ ऊपर ना, पूरा उससे एक ग्लिम्स है, पूरा एक समरी है, जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो समरी है ना, ये जो समरी टेबल, इसी का सिर्फ ये नोट्स बनाओ, बाकी चीज़ें समझने के लिए ठीक है, समझो। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को समझते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या होता था? कोई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करने लगती है। 1861 के बाद ये नेक्स्ट स्टेप था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखो मैंने पहले ही भी बोला था 1861, 1892, 1902, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें तब दिखेंगे ना, तो इसमें पहले नंबर तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। किसको? इंडियन को रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। हमने ये पहले कवर करा, अब ये कवर करेंगे 1861। 1892 में क्या हुआ था? तो 61 के बाद ये बड़ा स्टेप था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। थोड़ा पार्टिसिपेशन मिला और लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन अभी भी असली पावर उनके पास नहीं थी। फीचर क्या है देखते हैं। मेंबर्स का नंबर बढ़ गया था। देखो सेंट्रल और प्रोविनेंस लेजिस्लेचर काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी इंडियंस की संख्या बढ़ी। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो 2 चीज़ें, सेंट्रल और लेजिस्लेचर प्रोविनेंस क्या है। देखो सेंट्रल और लेजिस्लेचर प्रोविनेंस, देखो सेंट्रल यानी सेंट्रल लॉ बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल कुछ लॉ बनाएगी और कुछ प्रोविनेंस लॉ बनाएगी, यानी स्टेट। ये क्या हो गया? ये सेंट्रल हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल हो गया। ये सेंट्रल कुछ लॉ बनाएगी, कुछ स्टेट लॉ बनाएगी। तो दोनों में इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर जहां भी देखिए उसका मतलब हो गया इंडियन, ठीक है। ये ब्रिटिश लोग समझते थे कि ये जो इंडियंस है नॉन ऑफिशियल मेंबर है, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर थे यानी ब्रिटिश ऑफिसर भी मेजोरिटी में थे, मतलब फाइनल डिसीजन उनका ही चलता था। तो समझ में आया? सेंट्रल और स्टेट में दोनों में इंडियंस का नंबर तो बढ़ गया, इंडियन पार्टिसिपेशन का नंबर बढ़ गया, जिसको नॉन ऑफिशियल मेंबर बोलते थे इंडियंस को। तो वहीं बता रहा है कि सेंट्रल और द प्रोविनेंस लेजिस्लेचर काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी इंडियंस का संख्या बढ़ गया, लेकिन ऑफिशियल जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी मेजोरिटी में थे, मतलब फाइनल डिसीजंस उनका ही चलता था, ठीक है। पहला पॉइंट यही कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, लेजिस्लेचर काउंसिल को थोड़ा और पावर मिल गया। लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब जहाँ पे लॉ बन रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब जहाँ पे लॉ बन रहा है, थोड़ा और उनको पावर दी गई। क्या? अब उन्हें बजट डिस्कशन करने का राइट मिल गया। पहले तो वो सिर्फ बैठे रहते थे, ये पार्लियामेंट चल रहा है, यहाँ पे समझ लॉ बन रहा है, ठीक है, वो बैठे रहते थे, एक दूसरे का मुंह देखते थे, कुछ करते नहीं थे। क्यों? उनके पास कुछ ना बोलने की राइट था ना तो वोट करने का राइट था, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठ कर देखो पिक्चर की तरह। अब ये क्या कह रहे हैं? ये बजट डिस्कशन कर सकते थे, अब ये बोल सकते थे यहाँ पे खड़े हो गए कि सर देखो ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, क्योंकि उन्हें राइट मिल गया था। और वो एग्जीक्यूटिव पे सवाल पूछ सकते थे, जैसे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें समझो, एक तो ये बजट चल रहा है, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पे कुछ तो बजट चल रहा है कि इसको इतने रुपए दे दो, इसको इतने रुपए दे दो। तो वहाँ पे जो इंडियंस थे ना, पहले तो इनको सिर्फ बैठा रहता था कि पिक्चर देखो, पिक्चर की तरह पिक्चर चल रहा है, उसको देखते रहो, कुछ ना बोल सकते थे ना तो कुछ बोल सकते थे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बजट पे जो भी बजट चल रहा है ना, उस पर डिस्कशन कर सकते थे कि भाई देख इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे, डिस्कशन कर सकते थे। और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते थे। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये देखो, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होता है, जो रूल को स्टैब्लिश करता है। मतलब समझ लो आज कैसा है, आज का एग्जांपल दे रहा हूँ, आज एग्जीक्यूटिव मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल में वो है, तो तुम बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो। लेकिन ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में तो बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के मेंबर भी हैं, फिर कांग्रेस के भी मेंबर हैं, फिर अलग अलग पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट किसकी है? एग्जीक्यूटिव बीजेपी की है, तो तुम बीजेपी से सवाल कर सकते हो ना। लेकिन पार्लियामेंट में मतलब सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव बीजेपी हो गई, मतलब एक्चुअल में तो यही रूल बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो तुम इनसे सवाल कर सकते हो। तो वहीं यहाँ पे बता रहा कि तुम एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हो, जिससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। लेकिन ये पावर सिर्फ डिस्कशन करने तक ही लिमिट था, वो वोट नहीं कर सकते थे। पहले क्या था? वो डिस्कशन भी नहीं कर सकते थे। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो डिस्कस सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है, यानी एक स्टेप तो और आगे गए, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते थे। समझ में आया? ये पहले चुपचाप बैठे रहते थे, अब ये डिस्कशन कर सकते हैं और सवाल पूछ भी सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। ये देखो ना, एग्जीक्यूटिव से सवाल वो पूछ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से सवाल वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखो, एग्जीक्यूटिव से सवाल वो पूछ सकते हैं, लेकिन अब उनको भाई एक और चीज़ की कमी थी, वो था वोट करने का पावर, वो अभी नहीं मिला था। वही दूसरा पॉइंट में कह रहा है। तीसरे पॉइंट में
नॉमिनेशन का एक नया सिस्टम आया। देखो अब कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जा गया था रिकमेंडेशन के थ्रू। आप समझ लो, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें किसी को नॉमिनेट करना है, तो किसी किसी मेंबर को इसमें नॉमिनेट करना है, ठीक है, लेकिन ये किसी का रिकमेंडेशन के थ्रू होगा। रिकमेंडेशन वो रिकमेंड करेगा, देख भाई इस आदमी को तुम इस डिपार्टमेंट में उठा के डाल दो, तो रिकमेंड करेगा। लेकिन कैसे, देखो इस सेंट्रल काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल में रहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेंट्रल में किसी को नॉमिनेट करना है, एक सेंट्रल काउंसिल है उसी में किसी को नॉमिनेट करना है, सिंपल लैंग्वेज में। तो सेंट्रल का हेड कौन होता था? वॉइस रॉय, जो जैसे आज के पीएम होते हैं ना, वैसे ही समझ लो। तो जैसे आज के टाइम का एग्जांपल देते हैं, जैसे पीएम को किसी काउंसिल में किसी बंदे को चाहिए, तो कैसे कैसे बोलेंगे कि इसको भाई इसको उठा के तुरंत इसको डाल दो, ऐसा नहीं होता ना। तो सेंट्रल काउंसिल में जो वॉइस रॉय था वो नॉमिनेट करता था, लेकिन प्रोविनेंस काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के रिकमेंडेशन में, समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, सिंपल लैंग्वेज में देखो समझाता हूँ मैं आपको एकदम। क्या हो रहा था, देखो सेंट्रल एक काउंसिल थी, यानी एक डिपार्टमेंट है, ये जैसे डिपार्टमेंट हो गया। अब वॉइस रॉय ही नॉमिनेट करेगा, जो फाइनल जो बोलेगा कि भाई इसको ही, ये वॉइस रॉय ही करेगा इसमें। लेकिन ये दो लोगों से पूछेगा, एक तो प्रोविनेंस काउंसिल से और दूसरा बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। ये दो लोगों से जाके पूछेगा कि भाई मैं इस आदमी को यहाँ पे उठा के नॉमिनेट करूँ या क्या, या नहीं करूँ। तो इसी को सेंट्रल काउंसिल बोला गया। अब प्रोविनेंस काउंसिल में क्या हो गया? प्रोविनेंस मतलब स्टेट, ये स्टेट का एक काउंसिल हो गया, ठीक है, ये स्टेट का एक काउंसिल हो गया। तो स्टेट काउंसिल में अगर किसी को मतलब नॉमिनेट करना है तो कैसे करेंगे? तो वो नॉमिनेट गवर्नर करेगा, ठीक है। जैसे सेंट्रल में कौन हो गया? वॉइस रॉय, वैसे ही स्टेट में कौन हो गया? गवर्नर ही नॉमिनेट करेगा। लेकिन ये भी दो लोगों से पूछेगा, एक तो दो लोगों से नहीं, इसमें तो ज़्यादा लोगों से पूछेगा। एक तो लोकल बॉडी जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपालिटी से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेड एसोसिएशन से, जमींदार से और बहुत सारे लोगों से पूछेगा कि मैं इसको स्टेट में एक काउंसिल में अपॉइंट करूँ कि नहीं। समझ में आया? देखो स्टेट में एक काउंसिल है, ठीक है, प्रोविंस में, वही मतलब स्टेट में एक काउंसिल है। गवर्नर किसी को नॉमिनेट करना चाहता है तो इन गवर्नर सबसे पूछेगा, किससे पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपालिटी से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेड एसोसिएशन से, जमींदार से, कि भैया मैं फलाने को या XYZ पर्सन को इसमें काउंसिल इसमें नॉमिनेट करूँ कि नहीं इस काउंसिल में। वही यहाँ पे इसका मतलब है तीनों, थर्ड पॉइंट में। इससे एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जैसा फील आया, पर इलेक्शन वर्ड एक्ट में लिखा नहीं गया है, बस नॉमिनेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बोला गया है। तो नॉमिनेशन देखो, ये सेंट्रल काउंसिल में था, सेंट्रल काउंसिल को नॉमिनेट कौन करता था? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय दो लोगों से पूछेगा, पहला कौन था? पहला था प्रोविनेंस काउंसिल, और दूसरा कौन था? बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स का रिकमेंडेशन पे। ये हो गया सेंट्रल। और स्टेट का काउंसिल रहेगा तो बहुत जन से पूछेगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया। फिर उसके बाद म्यूनसिपालिटीज़ हो गया, यूनिवर्सिटी तक पूछेगा, ट्रेड एसोसिएशन पूछेगा, जमींदार से पूछेगा। बस यही थर्ड पॉइंट कह रहा है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसका एक समरी समझते हैं। इसमें इलेक्शन वर्ड नहीं आया था, पूरा रिकमेंडेशन बेस्ड था, इलेक्शन वर्ड कभी नहीं यूज़ किया गया था। इसका समरी समझो। इंडियंस को थोड़ा और पार्टिसिपेशन का मौका मिला था जब भी 1861 की बात आए, समझ में आया। और ये क्या था? ये कौन सा था एक्ट? ये एक्ट था 1909। ये याद रखना, जब भी 1861 की बात आए, 1892 की बात आए और 1909 की बात आए, तो ये समझ लो इंडियंस को इंक्लूड करने की ही बात कर रहा है। तो वही हमें बता रहा है कि इंडियंस को ज़्यादा और थोड़ा पार्टिसिपेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मिला। काउंसिल का साइज और रोल बढ़ाया गया। पहले क्या था? सिर्फ चुपचाप जाके बैठे रहते थे इंडियंस। काउंसिल में उन्हें तो पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन जाके चुपचाप सिर्फ बैठे रहते थे। अब वो डिस्कशन कर सकते थे, वो सवाल भी पूछ सकते थे, लेकिन ये वोट वाली राइट जो था वो उनको नहीं मिला था मौका। वो यहाँ पे बोला साइज भी बढ़ाया गया, रोल भी बढ़ाया गया, पर पावर अभी भी लिमिटेड थे। क्यों? क्योंकि वोट करने का राइट उन्हें नहीं मिला था। बजट डिस्कशन कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, परमिशन मिल गई थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग अभी भी ब्रिटिश के हाथ में थी। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल जो थे, जो कि जिसको ब्रिटिश कहते थे, ऑफिशियल ऑफिसर को ब्रिटिश थे, इनके पास क्या थी? मेजॉरिटी थी। ये एक स्मॉल डेमोक्रेटिक स्टेप था जिससे इंडियंस को पॉलिटिकल अवेयरनेस और डिमांड फॉर द सेल्फ रूल बढ़ने लगा है। समझ में आया? अब एक और पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो हम वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट है या फिर इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि भाई ऐसा वैसा कुछ तो इंप्रूवमेंट की, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए।